बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मुआनिन हुज्जाज हज मिशन 2024 का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, तो उसमें कितनी शफाफियत थी उसी के हवाले से मैं बात करूंगा। और सारा जो क्रिटिसिज्म है जो स्टूडेंट्स का है, जो स्टूडेंट के डिसअपॉइंटमेंट है उसका क्रिटिसिज्म है इस चीज़ के मेरिट लिस्ट के हवाले से, तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें मैं कोई मेरिट लिस्ट वगैरह शेयर नहीं करूँगा, इसमें मैं सिर्फ उसके हवाले से बात करूँगा कि इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक, ये मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। इसकी पॉलिसी जो है ना वो पहले से वाज़ेह कर देनी थी। इसके बाद में जो कुछ चीज़ें हमें नज़र आई तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि इस चीज़ को पहले उन्होंने वाज़ेह नहीं किया था। फर्स्ट नंबर पर इसका आता है मुआनिन हुज्जाज का मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट आपने अभी तक अपलोड नहीं किया साइट पर, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर, जो कि अभी तक आपने इसका मेरिट लिस्ट शाया नहीं किया है। और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत मेन चीज़ होती है, मेन जुज़ इसका होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। और आपने अभी तक इसके हवाले से कोई जो है ना क्लेरिफिकेशन नहीं दी है। और ये मेरिट लिस्ट किस तरह से बना है ये कोई नहीं जानता, बस सिर्फ इंटीरियर्स वाले और मोरा वाले जानते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग है बाकी रिक्रूटमेंट्स के हवाले से भी। और दूसरी जो बात करेंगे वो पासिंग मार्क्स की करेंगे, क्योंकि इसकी जो पासिंग मार्क्स की क्राइटेरिया थी तो वो फिक्स नहीं थी। आपने पासिंग मार्क्स का जो फिक्स पॉइंट था तो वो आपने पहले से फिक्स कर देना था। अगर पहले से नहीं कर सकते थे तो टेस्ट के बाद आपने एक पॉइंट देना था कि 50 नंबर वाले इससे ऊपर वाले पास हैं, इस वाले फेल है या 40 रख देना था। इसी हवाले से ये क्लियर नहीं था। स्पेशली मेडिकल मिशन में जो इन कैंडिडेट्स के 30 मार्क्स हैं तो उसका जो रिमार्क्स था वो कुछ नहीं था, और जो 80 के थे उनका भी कोई रिमार्क्स नहीं था, तो वो सेम ही थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है आपके ऊपर, क्योंकि अगर 30 मार्क्स है तो आपने डिसक्वालीफाई लिखना था, अगर 80 मार्क्स है तो आपने सिंपली क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड आपने लिखना था। जिन कैंडिडेट्स के 70 के ऊपर मार्क्स है तो ये बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आपने उससे पहले ही क्लियर कर देना था। आपने रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर रिमार्क्स देना था कि ये डिसक्वालीफाइड है या क्वालिफाइड है या वेटिंग लिस्ट में है, तो आपने इस चीज़ को वाज़ेह नहीं किया था। क्योंकि एक स्टूडेंट का होता है, एक कैंडिडेट का होता है इस चीज़ का इंतज़ार कि वो सेलेक्ट हो जाए, और अगर बाद में वो सेलेक्ट ना हो जाए तो फिर बंदा डिसहार्टेड हो जाता है। दूसरा फेल या पास, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया था है कि इसमें कोई क्राइटेरिया पास और फेल की नहीं थी, और जो कैंडिडेट्स मार्क्स ज़्यादा लेते थे तो वो सेलेक्ट हुए हैं, तो वो भी आपने ये क्लियर कर देना था टेस्ट से पहले, रिज़ल्ट से पहले, या रिज़ल्ट में ही आपने बता देना था कि आप क्वालिफाइड है, पास है या फेल है। तो ये चीज़ आपने मेंशन नहीं किया, और इतना वक्त भी रिज़ल्ट कंपाइलेशन में इतना वक्त लगा दिया, हालांकि इतना वक्त लगाना नहीं चाहिए था, क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल से 20 to 25 डेज़ लगे हैं इसकी रिज़ल्ट की कंपाइलेशन में। तो ये बहुत बड़ा वक्त है, आप इतना बड़ा इदारा चलाते हो और इतने एप्लीकेशन भी नहीं थे कि आप इस प्रोसेस को जल्दी ना कर सको। तमाम जो दूसरे प्रोसेस थे तो उसको एक साइड पर रख देने थे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। और इसमें टाइम बहुत कम है, क्योंकि अभी जो ईद के बाद जो है ना इसकी प्रोसेस शुरू होने वाली है, तकरीबन 15 अप्रैल से हुज्जाज किराम की जो दूसरी ट्रेनिंग है तरबियती, तो वो शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ पर आपने इतना वक्त ज़ाया नहीं करना था। और इसके बाद जो फिज़िकल टेस्ट वाले थे तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि आपने पहले ये वाज़ेह नहीं किया था कि मैं समझता हूँ कि आपने पहले इसके लिए पेपर अलग से अरेंज करना था इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए, जिनको आप प्रायोरिटी देते थे, रिपीटर्स के लिए अलग अरेंज करना था। तो ये आपने ये चीज़ गलत किया, इन तमाम चीज़ों को एक ही टेस्ट में बिठा लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी आपकी, मैं कह सकता हूँ कि आपकी नाकामी थी, और गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि आपने इतने सारे तकरीबन
میں سمجھتا ہوں کہ 17 یا اس کے اوپر جو اسکیل تھے اس کی تقریباً 1800 پیس تھی اور باقی کی 1400 تھی. تو اتنے بڑے پیسے لیتے ہیں آپ اور اس چیز کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے، علیحدہ ارینج نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑی الارمنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو آپ کا جتنا بھی ریکروٹمنٹ پروسیس شفاف طریقے سے ہو، لیکن اگر آپ میرٹ لسٹ شیئر نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی ناکامی ہے. گورنمنٹ کو اس چیز پر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اس کا جو پروسیس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں بھی اس سے مطمئن نہیں ہوں، اور میری طرح بہت سارے کینڈیڈیٹس بھی اس سے مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ میرٹ لسٹ آپ نے شیئر نہیں کیا ہے، نہ ہی کوئی واضح پالیسی دی ہے کہ اتنے مارکس والے کوالیفائڈ ہیں، اتنے والے نہیں ہیں. یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے پریارٹی بیس رکھی ہوئی ہے. ریپیٹر کے لیے الگ، ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ. اگر آپ نے اس کے لیے الگ سے ٹیسٹ ارینج کرنا تھا تو پھر وہ چیز واضح ہو جاتی تھی. یہاں پر سائٹ پر آپ نے لکھا ہوا ہے آنسر کیز میرٹ لسٹ. تو یہ چیز میرٹ لسٹ کس لیے لکھا ہے؟ ہماری کنسرن ہوتی ہے تو اس سے کلیئر ہو جاتی ہے جب آپ میرٹ لسٹ کو جو ہے نا سائٹ پر شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹس نہیں جانتا کہ باقی جو ان کے دوست تھے تو ان کے کتنے مارکس ہیں یا کتنے مارکس پہ سلیکٹ ہوئے ہیں بندے. تو یہ کوئی نہیں جانتا سوائے انٹریز کے، اور یا جو بندے سلیکٹ ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ یا مورا والے جو ہے وہ جانتے ہیں، اور باقی جو کینڈیڈیٹس نے اس کے لیے ٹیسٹ دیا تھا تو وہ بالکل اس چیز کے بارے میں سے ابھی بھی ناخبر ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ گورنمنٹ اس پر نوٹس لے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں. چینل پر فرسٹ ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.